गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये बीए फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स। बेटा मैंने कल आपको पढ़ाया था सिलेबस स्टार्टिंग से प्राचीन एवं मध्यकालीन विश्व का इतिहास। तो उसमें कल हमने पढ़ा था बेटे डिफरेंट स्टेज, जैसे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो इसमें जैसे पुरापाषाण काल के बाद अब हम आपको बताएंगे पुरापाषाण काल की विशेषताएं। तो पुरापाषाण काल की जो विशेषताएं हैं मेन, उन विशेषताओं में सबसे पहले पुरापाषाण काल जीवन की सबसे लॉन्ग प्रोसेस जिसको कहते हैं कि बहुत लंबी अवधि रही है। मानव कंकालों, मानववत प्राणी के जीवांशों, जीव जंतुओं की हड्डियों, पाषाणों के उपकरण और पहाड़ी गुफाओं से इस युग की जानकारी हमें मिलती है। पुरापाषाणकालीन संस्कृति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, टूल्स, मैंने अभी बताया औजार। पुरापाषाण काल में मानव ने औजार एवं हड्डियों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। जैसे मानववत प्राणी भी जैसे गड्ढे खोदने के लिए किसी छड़ी का प्रयोग करते थे, अथवा उस गड्ढे खोदकर उसमें से कंदमूल इत्यादि खाते थे। इसके अलावा वो बड़ी डंडियों की सहायता से फल तोड़ते थे। कई बार वो इन कार्यों के लिए पत्थरों का प्रयोग भी करते थे। और इसके अलावा इस युग के प्रारंभिक चरण में भोजन प्राप्त करने के लिए मानव ने इसी प्रकार के प्राकृतिक औजारों का उपयोग किया होगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आरंभ में मानव ने वृक्ष की शाखाओं व लठियों का प्रयोग उपकरण के रूप में किया होगा, परंतु वह इससे छोटे छोटे निर्बल पशुओं जैसे खरगोश, हिरण, सुअर, पक्षी, परिंदे इत्यादि इनका ही शिकार करता होगा। भयंकर एवं बड़े पशुओं के शिकार के लिए उसे मजबूत औजारों की आवश्यकता महसूस हुई होगी, इसीलिए उसने पत्थरों के औजार बनाने आरंभ कर दिए। औजार बनाने के लिए वह नदियों से मिलने वाले गोल पत्थरों का उपयोग करते थे, जिनमें बटिकाशम कहा जाता है। मानव बड़े बटिकाशम को क्वार्ट्ज अथवा छोटे बटिकाशम को चोट मारकर शेल्फ फ्लेक्स जिसको बोलते हैं प्राप्त करता था, जिसे वह औजार का रूप देता था। अध्ययन की सुविधा के लिए पुरापाषाण काल के औजारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, निम्न पुरापाषाण चरण के औजार। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलिस मानव ने औजार बनाने की परंपरा शुरू की। पाषाण काल के पहले उपकरण अर्थात औजार उत्तरी तंजानिया और यूथोपिया में पाए गए और इनको आल्डोवियाई औजार भी कहा जाता था। इसका उपयोग कंदमूल काटने, जड़ खोदने, छोटे जानवरों का मांस काटने के लिए किया जाता था। उस समय ज़्यादातर मरे हुए पशुओं का मांस काटकर खाते थे और इस युग के औजारों को चॉपर भी कहा जाता था, जिसे पत्थर के एक तरफ से छोटी परतों फ्लेक्स को निकालकर तेज धारदार वाला बना दिया जाता था। ऐसे औजारों का अधिकतर प्रयोग मतलब किसी चीज़ को काटने के लिए और चीरने के लिए किया जाता था। इसके पश्चात उत्तर फ्रांस में एक सेंट एक्यूल नामक स्थान पर कुछ ऐसे औजार मिले जिन्हें ओल्डोवियाई औजारों से भिन्न थे, और इन अफ्रीका और यूरोप में मिले इस तरह के औजार 1 लाख वर्ष पुराने हैं और स्फटिक एवं बाटिकशम पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जबकि बड़े औजार बनाने के लिए चूना पत्थर और क्वार्ट्जाइट, बलवा पत्थर इत्यादि इनका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद मध्य पुरापाषाण काल के औजार, इसमें मेन थे जैसे बेधक, खुरचनी, तक्षणी और धुरी, जिनका प्रयोग हड्डियां तोड़ने के लिए किया जाता था और लकड़ी के टुकड़े काटने के लिए, जानवरों की खाल को काटने के लिए किया जाता था। नुकीली, खुरचनी, तक्षणी और बेधक, जिनका उपयोग शिकार करने के लिए, मांस काटने के लिए किया जाता था। नुकीले फल और धुरियां जो मांस के छोटे छोटे टुकड़े करने में उपयोग में आते थे, और इसी प्रकार नुकीले एवं गोल प्लेट के आकार के औजार ब्लेड और खुरचनी, जिनका उपयोग शिकार करने और मांस काटने के लिए किया जाता था। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में जानवरों की हड्डियों और सींगों को भी औजार बनाए जाते थे। उच्च पुरापाषाण चरण के औजार। उच्च पुरापाषाण काल के औजार होमो सैपियंस मानव द्वारा बनाए गए थे। इस काल में पत्थरों के औजारों की किस्म में काफ़ी हद तक सुधार हो गया था। अब मानव को दूर तक मार करने के लिए
औजारों के साथ साथ सूक्ष्म औजार भी बनाने आरंभ कर दिए थे। उच्च पूर्व पाषाणकालीन औजार पत्थर, हड्डी, लकड़ी के बने हुए मिले हैं, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा घिसकर तेज धार वाले बनाए गए थे। इस प्रकार के औजारों में तेज धार वाली छेनी, हल्के बर्छे, भाले, धनुष बाण, पिन, सुआ, हथौड़ा और बेलचा, चम्मच और इत्यादि शामिल थे। इसके अतिरिक्त इस काल में शाणाशम, हॉर्न, स्टोन, स्टाफिक, लाल पत्थर और खेदार पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। इन औजारों को एल्यूलिनियन औजार के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर अर्थात विदरणी, चीरने वाला औजार और गंडासा, खंडक इत्यादि भी सम्मिलित थे। इसके बाद शिकारी संग्रह। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जो जीवन शिकारी संग्रह का था। आरंभ में वह भोजन अथवा शिकार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अकेला भटकता था। उसके सक्षम बहुत सी चुनौतियां भी होती थी। वह मतलब उसके सामने बड़ी सारी चुनौतियां होती थी, जो उसके समक्ष डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। वह जंगली पक्षियों को पत्थरों तथा हड्डियों आदि के हथियारों की सहायता से मारकर कच्चा मांस प्राप्त करके अपना पेट भरता था, और भारी भरकम हिंसक पशुओं को वह नहीं मार सकता था। इसीलिए उसने टोलियां बनाकर शिकार करना आरंभ कर दिया। इसके बाद खान पान। जैसे कि मैंने पहले बताया, पूरा पाषाण काल में मानव भोजन की खोज में इधर उधर भटकता था। इस काल में मनुष्य का प्रमुख उद्यम अखेट शिकार था। वह पत्थर और जानवर और हड्डियों के औजारों और हथियारों की सहायता से जंगली पशुओं का शिकार करता था। उच्च पूरा पाषाण काल में अब मनुष्य ने आग की खोज करने के पश्चात मांस को पकाकर खाना भी आरंभ कर दिया था, परंतु पानी के लिए अभी भी वह वर्षा तथा नदी नालों के पानी पर ही निर्भर रहता था। नदी नालों झरनों का पानी पीकर ही वह अपनी प्यास बुझाता था। निवास स्थान। पूर्व पाषाण काल के आरंभिक युग में मनुष्य का अपना कोई निवास स्थान नहीं था, कोई घर नहीं था। वह घर बनाने की कला से भी परिचित नहीं था। वह खाना बदोश का जीवन व्यतीत करता था, और जहाँ पर वह शिकार या भोजन प्राप्त उसको हो जाता था, वहीं पर वह अपना निवास बना लेता था। सूरज ढलते ही वह कहीं भी वृक्षों की ओट में आराम करके अपने शरीर की थकावट को दूर करता था, और प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए पहाड़ियों और वृक्षों के नीचे छुप जाता था। जैसे जैसे उसमें चेतना का विकास होता गया, विद्वानों के ने उत्तरी अफ्रीका, यूरोप तथा भारत में मनुष्य की अंधेरी तथा नम गुफाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालांतर मनुष्य ने हिंसक पशुओं तथा सर्दी से बचने के लिए गुफाओं के सामने आग जलाना भी आरंभ कर दिया था, जिससे वह सर्दी तथा हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करता था। और वहाँ पे वह मनुष्य ने पशुओं की खाल के से थोड़ा सा रहने के लिए तंबू वगैरह बनाकर और ज़मीन में गड्ढे खोदकर उस पर घास फूस डालकर उनमें रहना आरंभ कर दिया। इस समय तक मनुष्य ने समूह में रहना शुरू कर दिया। यहीं से मनुष्य का सामाजिक जीवन भी प्रारंभ होता है। और सामाजिक संगठन। पूरा पाषाण काल में मनुष्य अकेला रहता था। यही कारण था कि आमतौर पर वह हिंसक जानवरों का शिकार बन जाता था। मध्य पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने सुरक्षा के लिए टोलियां बनाकर रहना स्टार्ट किया, और नव पाषाण काल में उन्होंने अपना एक बिल्कुल जैसे गुफाओं में और पेड़ों के आसपास अपना निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया, और यहीं से मनुष्य के सामाजिक, पारिवारिक तथा राजनीतिक जीवन का प्रारंभिक दौर शुरू हुआ। वस्त्र। पूरा पाषाण काल के मनुष्य के पास मनुष्य को सर्दी, धूप की गर्मी तथा प्राकृतिक प्रकोपों से अपने शरीर को बचाने के लिए मनुष्य ने प्रारंभिक वस्त्र धारण जो किए होंगे, वह उनमें जो वस्त्र उन्होंने बनाए थे वह पत्थरों तथा हाथी की दांत की बनी हुई सुइयों जहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें अंदाज़ा लगाए जा सकते हैं, जिनको देखकर अनुमान होता है कि मनुष्य ने पशुओं की खाल तथा वृक्षों की छाल और वृक्षों के पत्तों को सील कर अपने वस्त्र बनाकर उनसे पहनना शुरू किया था। इसके बाद उनका आर्थिक विकास। प्राचीन पाषाण काल में मनुष्य का आर्थिक विकास की कोई जानकारी नहीं है। कला का विकास। भारत में कई स्थानों पर स्त्री की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। उस काल में मनुष्य पशुओं की हड्डियों पर चित्रकारी करता था, और
मनुष्य ने स्पेन, फ्रांस, इटली, भारत आदि देशों की प्रागैतिहासिक गुफाओं पर व पूर्व पाषाणकालीन मानवों की चित्रकला से भी पशुओं के चित्रों के कई नमूने प्राप्त हुए हैं। धार्मिक विकास। अब मध्य भारत में बाघेर नामक स्थान में लगभग 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,500 वर्ष पूर्व के कई अनगढ़े पत्थरों पर बनाए हुए टीले प्राप्त हुए हैं, जिसके बीच विभिन्न रंगों का से बलुआ पत्थर प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है कि यह किसी देवता का प्रतीक था। इसके अलावा अनेक गुफाओं और दीवारों से पर बने चित्र भी हमारा ध्यान विभिन्न जादू टोने, पूजा पाठ की विधियों की ओर आकर्षित करते हैं। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन बहुत चुनौतियों भरा था और अभी उसमें पूर्ण चेतना का विकास नहीं हुआ था। और अब मनुष्य ने प्राकृतिक प्रकोप एवं जंगली हिंसक जानवरों से बचने के लिए अब धीरे धीरे अपने हथियारों में और औजारों में परिवर्तन लगाना शुरू कर दिया था और कालांतर काल में वह कला एवं धर्म में भी रुचि लेने लगा था। मध्य पाषाण काल में जैसे आखेटक संग्रहक। पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच के युग को मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल का समय 34,000 वर्ष पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस संस्कृति के प्रारंभिक अवशेष 34,000 ईस्वी पूर्व के हैं, जो श्रीलंका की गुफा से मिलते हैं। भारत में महाराष्ट्र के पाटन नामक स्थान से भी इस संस्कृति के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल का विस्तार। मध्य पाषाण काल में मानव अर्थात होमो सैपियंस का विस्तार अफ्रीका और जैसे मोजाम्बिया, ज़ारा, अंगोला, जिम्बाब्वे, नीबिया, इथोपिया, केनिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान इत्यादि क्षेत्रों में हुआ है और इसी में सीरिया, लेबनान, चीन, भारत, इंडोनेशिया भी शामिल हैं। इसके बाद उपकरण। मध्य पाषाण काल में हमें विभिन्न प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। ये औजार प्राचीन पाषाण काल के औजारों की तुलना में उच्च कोटि के हैं और इन औजारों की तकनीक के विषय में लिखा गया है कि इन औजारों के विषय में बताया गया है कि ये औजार मनुष्य ने इस प्रौद्योगिक तंत्र के अंतर्गत विशेष रूप से तैयार कर बेलनाकार करोड़ों पर दबाव डालकर उसके छोटे छोटे शल्क उतारे जाते रहे होंगे और फिर उनके तेज धारदार वाले फलक बनाए गए होंगे। और इस प्रकार मनुष्य ने धीरे धीरे एक विशिष्ट तकनीक को नाली अलंकरण तकनीक, फ्लूटिंग टेक्निक कहा जाता था। इस तकनीक से तैयार किए गए फलक उत्तर पूरा पाषाणकालीन फलकों से भिन्न होते थे। इनमें जैसे कच्चा माल कम लगता था, यही फलक संचित करके रखे जा सकते थे, थोड़े ही समय में उपकरण तैयार किए जाते थे और इनमें हत्था लगाने से उत्तोलक प्रणाली के कारण कार्य कुशलता बहुत बढ़ाई जा सकती थी। एक श्रृंखला में एक साथ लगाए जाने वाले फलकों में एक के टूट जाने पर उसकी जगह तुरंत दूसरा लगा सकते थे, जिससे संपूर्ण उपकरण दोबारा काम करने लगते थे। मध्य पाषाण कालीन में मनुष्य भोजन संग्रह के रूप में, अब इस समय मनुष्य का जीवन खाना बदोश का नहीं था। उसने नदियों और झीलों पर अपना स्थायी जीवन जीना प्रारंभ। झील पर मनुष्य के कई झीलों के किनारे झोपड़ियां बनाकर रहते थे, क्योंकि इस काल में उनके साथ स्त्रियां, बच्चों के साथ वह निवास प्रारंभ कर दिया था। अतः उन्होंने इस समय में वह जंगल में मांस, फल तथा कंदमूल इकट्ठा करके लाते थे और उन्होंने अपनी झोपड़ी के पास जमीन में उसको दबा देते थे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग दोबारा से कर सकें। और झोपड़ियों में उनका निवास स्थान, जैसे जिसको हम एक बोलते हैं कि स्थायित्व उनके निवास में आ गया था। शिकार। मध्य पाषाण काल में अभी तक मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि करना नहीं था, बल्कि अभी भी उसका जीवन शिकारी का था और उसके पास विभिन्न पशु जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, मछली इत्यादि थे। शिकार में मारे गए पशु पक्षियों के मांस और झीलों तथा तालाबों से पकड़ी हुई मछलियां तथा कंदमूल से ही वह पेट भरता था। धर्म के बारे में, इस युग में मनुष्य ने अपने सगे संबंधियों के शवों को जमीन में दफनाना आरंभ कर दिया था। इराक की
कुछ पहाड़ियों के आसपास गुफाओं में कई कब्रगाहें मिली हैं जो मतलब 60,000 वर्ष पुरानी हैं और मानवों के किसी मतलब मुखिया की दिखाई देती हैं, क्योंकि यूरोप, अफ्रीका, एशिया में भी अनेक ऐसी कब्रगाहें मिली हैं और जिनके लगभग 1/3 बच्चे तथा कुछ महिलाओं के शव दफनाए गए प्राप्त हुए हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि अनेक स्थानों में मानव के अस्थि पिंजरों के साथ कुत्ते के अस्थि पिंजर भी प्राप्त हुए हैं। संभवतः यह मनुष्य के धार्मिक विश्वास का ही एक रूप था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात पे विश्वास करते थे कि जैसे ये जानवर स्वामी भक्त होते हैं और जैसे गाय वगैरह पशुओं से उनको दूध की प्राप्ति होती थी। और इनमें सबसे बड़ा जो धर्म में विश्वास वाली बात है, विभिन्न स्थानों की खुदाई से कुछ शवों के मुंह पूर्व की ओर और कुछ शवों के का जो फेसिंग पश्चिम की ओर प्राप्त किए गए थे और उनके शवों के पास कुछ सामग्री तथा फल आदि भी रखे जाते थे। इसके बाद निवास स्थान मध्य पाषाण काल के आरंभ में मानव पहाड़ियों से बने शैलाश्रों तथा नदियों घाटियों में निवास करता था, परंतु कुछ समय के पश्चात उसने झोंपड़ियां बनानी आरंभ कर दी। उत्तर प्रदेश में सराय नाहरराय एवं और महादाह नामक स्थानों पर कुछ गड्ढे भी प्राप्त मिले हैं जिनमें स्तंभ गर्त कहा जाता है। मानव गड्ढों में स्तंभ गाड़कर उस पर घास फूस की छत डालकर झोंपड़ियां बनाता था और इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मानव में निवास स्थान बनाने आरंभ कर दिए थे। भोजन में मनुष्य ने अब बकरी, गाय, भैंस, बैल, हिरण, मछली, कछुआ इत्यादि का मांस खाता था। इसके अलावा कंदमूल, पत्ते, बीज, शहद इत्यादि को भोजन के रूप में प्रयोग करता था। इस काल में मानव ने मांस तथा बीजों को भूनकर खाना शुरू कर दिया था। पहनावा तथा भूषण मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने अपनी बुद्धि में काफ़ी विकास कर लिया और अब वह वृक्षों की छाल व पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य ने पत्थरों तथा पशुओं की हड्डियों के आभूषण बनाकर पहनने भी आरंभ कर दिए थे। पशुपालन मध्य पाषाण काल में विधिवत रूप से कृषि का आरंभ तो नहीं हुआ था, लेकिन मनुष्य ने पशुओं को पालना अवश्य शुरू कर दिया था और यह भी एक बहुत लंबी, जटिल और धीमी प्रक्रिया थी। हजारों लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी शिकार करने से जानवरों के शरीर, जैविक रचना, स्वभाव और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की जानकारी की परिणति जानवरों को पालतू बनाने में हुई और जानवरों को पालतू बनाए जाने की परिघटना अचानक से घटित नहीं हुई। मनुष्य ने धीरे धीरे जैसे जिन जानवरों का वो मांस खाता था उनको, जैसे गाय को दूध पीने के लिए इस्तेमाल किया और जैसे कुत्ता स्वामी भक्ति करता था जब वो अपनी भेड़ बकरियों को घास चराने के लिए लेके जाते थे तो यह कुत्ता उनकी रखवाली करता था, उनके सामान की रखवाली करता था। और धीरे धीरे उन्होंने जैसे कुछ जानवरों को, भेड़, बकरी, गाय, कुत्ते को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। और इसके बाद जैसे समाज और अर्थव्यवस्था मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने अपने परिवार के साथ निवास करता था और इस परिवार को मिलाकर वह छोटा समूह बनता था जो साथ रहते थे और एक साथ ही कहीं पे आते जाते थे। प्रत्येक समूह में अनुमानता, मतलब हम इतिहास में बेटे ऐसा सिर्फ मान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 से 35 तक लोग रहते होंगे जो एक सीमित क्षेत्र में ही घूमते फिरते थे और जो अपने संग्रहक और मनुष्य का आवागमन मनुष्य जल स्रोत या घर के चारों ओर 20, 25 या 30 किलोमीटर तक ही सीमित रहा होगा। छोटे समूह के लिए वो एक स्थान पर इकट्ठा होते थे, उनके बीच सामान, औजार, इनका आदान प्रदान होता था और घायल व्यक्तियों की सेवा भी की जाती थी और लाचार व्यक्तियों की देखभाल करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। मीन्स अब यहाँ पे चेंजेस देखें, जानवर जो 4 पाँव वाले जानवर, कुत्ता, गाय, बैल, बकरी, ये सब अभी भी ऐसे हैं, लेकिन मनुष्य में धीरे धीरे से इमोशंस और फीलिंग्स आनी शुरू हुई और उनको अपने परायों का अंदाज़ा हुआ और अपने को खुशी में खुशी महसूस और उनके दुख में, तकलीफ़ में उनको वो सब बातें महसूस होती थी। कला मध्य काल में मानव कला में बहुत रुचि लेता था और मनुष्य औजारों की बनाई गई नक्काशी, हड्डियों की रंगाई, सफाई, पॉलिश, चित्रकारी इत्यादि उनकी दीवारों और छतों पर बनी चित्रकारी गुफाओं में और उन दीवारों पर की छतों पर बनी हुई चित्रकारी अभी भी कई जगह पर हम देखी जा सकती है।
ज़्यादातर पशुओं के चित्र बनाए गए थे, जिनमें हिरण, जंगली सूअर, मछली, पक्षी इत्यादि थे। मनुष्यों को चित्र बहुत कम बनाए जाते थे। शिकार के दृश्य में मनुष्य ने अपने हाथों में हथियार हैं और जैसे चित्र में वह जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है, इस तरह मतलब उन्होंने एक तरह की, जिसको हम बोल सकते हैं कि म्यूट, इस तरह की लैंग्वेज में, कि वो उनके पास कोई भाषा लिपि नहीं थी, लेकिन अगली जनरेशन को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए उन्होंने गुफाओं पर चित्र अंकित किए हुए हैं। इन चित्रों में भूरे, पीले, लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता था और यह चित्र 34 मतलब 3,40,000 वर्ष से 12,000 वर्ष पुराने हैं। फ्रांस की एक मतलब लेस कॉस नामक गुफा में भी इस तरह के कई चित्र मिले हैं जो 15,000 से 14,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। इन चित्रों में पशुओं के चित्र के साथ साथ मानव के जीवन शैली भी देखने को मिलती है, जिससे हमें यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे अपना जीवन किस तरह से जीवन व्यतीत करते थे। इसके बाद अफ्रीका और एशिया की गुफाओं के दीवारों पर बैल, घोड़े, हिरन, बकरी, भैंसा, गाय, शेर इत्यादि इनके चित्र मिले हैं। बहुत से चित्र में पशुओं के शरीर पर लगे तीर और भाले को दिखाया गया है, मीन्स जिससे वो समझाना चाहते थे कि वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। उसमें शिकार करने वाले हथियार और शिकार होने वाले जानवर को दर्शाया गया है। इसके अलावा कुछ चित्र ज्यामितिक आकार के होते थे और जिसमें इन सभी गुफा चित्र के विषय और शैली एक जैसे ही थे। इन चित्रों को बनाने के लिए जैसे मैंगनीज ऑक्साइड, गेरू और काठ और कोयले का भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके अतिरिक्त उस समय हड्डियों, सींगों पर भी कलाकृतियाँ बनाई जाती थी। मूर्तियाँ एवं प्रतिमाएं भी इस युग की कला का ही प्रमाण है। दक्षिण जर्मनी के वोगेलहर्ड गुफा में 6 सेंटीमीटर बड़े घोड़े और हाथी के दांत, हड्डियों तथा सींगों की भी बनी वस्तुएं मिली हैं। ये कलाकृतियाँ 32,000 वर्ष पुरानी मानी जाती हैं, लेकिन हम इनसे सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके बात बोल रही हूँ कि इनमें प्रमाणिक रूप से हम इसको नहीं बोल सकते कि हम उन पर चित्रित, जो हमें चित्र से हमें जो गुफाओं पर जो चित्र हमें मिले हैं और जो हड्डियां और सींग हमें प्राप्त हुए हैं, हम केवल अंदाज़ा भर लगा सकते हैं। इसी प्रकार लगभग 15,000 वर्ष पुराने भैंसे के 2 मूर्तियां भी पाइरेनीज की गुफा से मिली हैं। इस प्रकार भारत में भीमबेटका की गुफाओं की दीवार पर शिकार, युद्ध, नृत्य, पशु और पक्षी के चित्र मिले हैं। एक चित्र में एक महिला लकड़ी का गट्ठा सिर पर उठाए हुए दिखाई दिया है। एक अन्य चित्र में एक महिला जैसे जंगली सूअर को उसका पीछा करते हुए दिखाया गया है और उसको शिकार करते हुए उनके भाले और जिस जानवर का शिकार करते हैं, इस तरह के चित्र दिखाए गए हैं। किसी एक चित्र में जैसे जंगली भैंसे पर व्यक्ति को बाणों से हमला करते हुए दिखाया है। इन सभी चित्रों में मनुष्य के शरीर पर पशु की खाल भी लिपटी हुई है। इस प्रकार के चित्र भारत के आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर आदि स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य के जीवन में अनेक परिवर्तन आए और यह परिवर्तन अचानक से नहीं आए, बिल्कुल धीमी और बहुत जटिल प्रक्रिया से। मनुष्य ने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है, अभी तक जो स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे पहले बिल्कुल बेढंगे, बेडोल, बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर से शल्क वाले पत्थर, फिर धीरे धीरे बर्छे, भाले, भेदनी, खुरचनी और अंत में जैसे बाणों का प्रयोग उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह से इस काल में मनुष्य ने जैसे पशुओं को पालना आरंभ किया। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको पूरा पाषाण का बताया और मध्य पाषाण का भी स्टार्टिंग में शुरू से बताया, जैसे उसमें वह मनुष्य जंगली जानवरों को उनका शिकार करता था, उनके मांस को खाता था और उसको इस बात का कोई एहसास नहीं था कि इनको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य अपने दिमाग का प्रयोग करता गया और जानवरों के साथ रहते रहते उन पर लगातार जैसे उनने जो ऑब्जर्वेशन की, उनसे उनको पता चला कि उनमें से वह किन जानवरों को
किन जानवरों का शिकार करके उनको वो मार के खा सकता है, और किन जानवरों किन जानवरों को वह पालतू बना सकता है, और अपने अपने दैनिक जीवन में डे टू डे लाइफ में उनकी वो कैसे हेल्प ले सकता है। जैसे गाय को पालतू बनाया, भेड़ बकरियों को, गाय को दूध के लिए इस्तेमाल किया, कुत्ते को रखवाली के लिए इस्तेमाल किया, और धीरे धीरे इसी युग में मनुष्य ने कला और धार्मिक अनुष्ठानों में भी रुचि लेनी आरंभ कर दी थी। तो आज का टॉपिक ये स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे कवर होता है। ये टॉपिक हमारा पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।